हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिकी टीचर्स में। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ रहे थे और उसमें भी एक चैप्टर था लाइट। उसमें हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। पिछली वीडियो में हमने किया था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और आज हम करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आइए देखते हैं दोस्तों। देखो, हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखा था पिछली वीडियो में, और मैंने आपको ये भी बताया था ट्रिक के माध्यम से कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किस तरह से हम जांच करेंगे कि कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल है। और आपसे ये भी कहा था कि आप हमेशा राइट तरफ पेंट करना। तो जैसा हमने इस पर पेंट कर दिया, जो आपको जिधर पेंट न किया हो वो धंसा हुआ दिखे तो वो दोस्तों कहलाएगा अवतल। तो ये धंसा हुआ है तो ये हो गया अवतल। मैं पीछे का थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूँ। ये हमारा फोकस था और ये ध्रुव P था और ये वक्रता केंद्र था। यहाँ वस्तु अनंत पर थी, अनंत पर, ठीक है। ये मान लो कोई वस्तु थी। तो दोस्तों हमने यहाँ क्या सीखा था? इसमें हमने अवतल दर्पण में 6 कंडीशन देखी थी कि या तो वस्तु यहाँ होगी या इनके बीच में, या यहाँ होगी या इनके बीच में, यहाँ और यहाँ। एक तो यहाँ होगी, एक यहाँ होगी दोस्तों, एक यहाँ होगी, एक इनके बीच में, एक यहाँ होगी और एक होगी यहाँ। देखो 1 2 3 4 5 6, हमने 6 कंडीशन करी थी। और आपसे ये भी कहा था कि अगर वस्तु यहाँ होगी, आप बताओ, आप अपना फेस देखते हो दर्पण में। जब आप दर्पण के करीब अपना फेस लाते हो तो चेहरा आपका बड़ा दिखाई देता है, और अगर पीछे ले जाते हो तो चेहरा छोटा दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल यही है, जैसा कि कोई वस्तु यहाँ दर्पण है, ये कोई वस्तु यहाँ रखी है अनंत पर, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों बहुत छोटा बनेगा। और अगर ये अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा अगर वस्तु यहाँ रखी है, लेकिन छोटा बनेगा। एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका कि जो वस्तु दर्पण से जितनी दूर होगी उसका प्रतिबिंब उतना ही छोटा दिखाई देगा। जैसे जैसे वस्तु इधर आती रहेगी और प्रतिबिंब मेरे प्यारे दोस्तों बड़ा होता रहेगा। जब दर्पण के पास से आप अपना फेस देखोगे तो आपका फेस थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। वही कंडीशन यहाँ है। और वस्तु इधर जा रही है और प्रतिबिंब मेरे प्यारे दोस्तों इधर बनेगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया। और वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। और आपसे ये भी बताया था वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। और इसमें एक कंडीशन यहाँ बनी थी, प्रतिबिंब हमारा यहाँ बना था, तो यहाँ इमेजिंग करी थी हमने, क्योंकि हम यहाँ दोस्तों देख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पॉलिश होया हुआ है, पॉलिश की तरफ दिखाई नहीं देने का प्रतिबिंब। लेकिन जो वस्तु इन दोनों के बीच में रहेगी उनका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। यहाँ हमने इमेजिनिंग करी, ठीक है दोस्तों। यहाँ वास्तव में बना नहीं, काल्पनिक प्रतिबिंब बना। और फिर मैंने आपसे ये कहा था कि जो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा वो हमेशा सीधा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा, इधर को बनता है। सीधे का और उल्टे का मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था। तो ये हुआ दोस्तों हमारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आज हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण की दोस्तों 6 कंडीशन थी और उत्तल दर्पण की ओनली 2 कंडीशन है। तो आइए देखते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण होता कैसे है। देखो दोस्तों, हमें राइट तरफ पेंट करना, ये कर दे हमने राइट तरफ पेंट। जिस तरफ पेंट ना हो, अगर वो सिरा आपको उठा हुआ दिखे, उठा हुआ मतलब उत्तल, तो ये हो गया उत्तल दर्पण। और हम आज पढ़ रहे हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब आप बताओ, ये गोले का ही भाग था, कांच के खोखले गोले का। ये गोला किस प्रकार होगा? गोला का भाग इस प्रकार ही तो होगा। ये ऐसा गोला था, हमने काट कर एक बस वक्र लिया इसमें, समझ रहे हो। तो इस गोले का भाग था, जो इसकी त्रिज्या थी या केंद्र था वो इस तरफ था, ठीक है। और जो हमने अवतल दर्पण में पढ़ा था, अवतल दर्पण का गोला इस तरफ को बनता है, तो हमने वक्रता केंद्र फोकस होकर सब इधर लिए थे, लेकिन यहाँ लेंगे हम इधर। और मैंने फिर आपसे ये कहा था कि जो राइट तरफ होगा वो प्लस होगा और जो लेफ्ट तरफ होगा वो होगा निगेटिव। तो हमारा वक्रता केंद्र इधर है, तो ये हो गया वक्रता केंद्र, और ये जो है यहाँ हो जाएगा P, ठीक है। तो इस तरफ को जो होगा इसका वक्रता केंद्र होगा, इस तरफ को, ठीक है। ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है। अब फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि दोस्तों आपको जो भी वस्तु रखनी है वो लेफ़्ट तरफ रखनी है। क्यों? क्योंकि जब आपने राइट तरफ पेंट कर दिया तो वस्तु आप इधर रखोगे,
पिछली वीडियो में मैंने लैला मजनू की कहानी बताई थी अवतल दर्पण में, वो तीनों चीज़ इस तरफ थी। अब क्या हुआ, फोकस तो इस तरफ आ गया और वस्तु इस तरफ है, इनके बीच में दीवार आ गई। ठीक है, तो दोस्तों इसकी दो कंडीशन है। हम पहली कंडीशन पढ़ते हैं कि अगर वस्तु मान के चलो अनंत पर है। पहली कंडीशन क्या है कि अगर वस्तु अनंत पर है, तो अगर वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ये दोस्तों मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है। अब कोई वस्तु अगर इधर जाएगी ऐसा, अवतल दर्पण में क्या था, कोई वस्तु आई इस तरह से फोकस से होकर जाती थी, समांतर होकर फोकस से होकर। इसमें क्या होगा, वस्तु आई तो ऐसे जाती हुई प्रतीत होगी दोस्तों, ऐसे इस तरह से उधर को चली जाएगी ये। और अगर इस तरह से वस्तु आएगी तो क्या होगा, इस तरफ को होके चली जाएगी। यहाँ क्या होगा, यहाँ इमेजिंग करेंगे कि मान के चलो ये इस तरफ को जा रही है फोकस पर, इस तरफ को जा रही है फोकस पर, तो जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ बनेगा बिंदु टाइप का, बहुत छोटा। तो यहाँ क्या प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। आभासी मतलब दोस्तों काल्पनिक, ये हमने अपनी तरफ से माना है, ये हकीकत में या रियल में है नहीं। ठीक है, तो ये आभासी। और आभासी हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। और बताओ वस्तु तो इतनी बड़ी है ये, और प्रतिबिंब कितना छोटा सा बना, तो यहाँ क्या हुआ और छोटा बना। तो आपसे प्रश्न करता है कि उत्तल दर्पण में अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो दोस्तों आपका आंसर होगा, प्रतिबिंब जो बनेगा आभासी होगा और सीधा होगा और छोटा होगा। एक बात आप याद रखना, अगर आभासी बनेगा तो हमेशा ही सीधा होगा, अगर वास्तविक बनेगा तो हमेशा ही उल्टा होगा। ये बात आप याद रखना। तो ये आपको कंडीशन समझ में आ गई होगी, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, दूसरी कंडीशन दोस्तों ये है, यहाँ तो वस्तु अनंत पर है, अब जो वस्तु ली जाएगी अनंत और ध्रुव के बीच में, यानी यहाँ होएगी कहीं को। आइए अब इसकी सेकंड कंडीशन देखते हैं कि सेकंड कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सबसे पहले उत्तल दर्पण लेना हमें, ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, ये मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया। उत्तल दर्पण में राइट तरफ ही वक्रता केंद्र होता है और फोकस भी राइट तरफ होता है। और ये दोस्तों क्या होगी, सारी मुख्य अक्ष। फर्स्ट कंडीशन में क्या था, अनंत पर वस्तु ली थी, लेकिन इसमें क्या होगा, सेकंड कंडीशन में अनंत और ध्रुव के बीच में वस्तु लेंगे। मान लिया हमने ये कोई वस्तु है, ठीक है, सेकंड कंडीशन में यहाँ लेने वस्तु। अगर इस तरह से प्रकाश की किरण आएगी इस तरफ से, तो इस तरफ को चली जाएगी इससे टकरा के। हम यहाँ मानते हैं दोस्तों कि ये किरण हमें यहाँ आती हुई प्रतीत होती है, हम यहाँ ऐसा अनुमान लगाते हैं, जबकि ये रियलिटी नहीं होता। और फिर क्या होगा, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर किरण इस तरफ जा रही है ऐसा, तो हमें वो ऐसे जाती हुई प्रतीत होगी इस तरफ। जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वापस वक्रता केंद्र से ही होकर गुजर जाती है। अगर ये किरण इस तरफ जा रही है तो ये वापस ही होकर जाएगी। तो ये यहाँ दोस्तों यहाँ बना प्रतिबिंब, यहाँ इस तरफ। अब आप मुझे ये बताओ, अगर यहाँ वस्तु की लंबाई ऊंचाई 2 मीटर है, तो यहाँ देखो मान के चलो आधा या 1 मीटर है, तो इससे क्या रिजल्ट निकला, यहाँ आभासी बनेगा, आभासी बना और सीधा बना। ये तो हमेशा आपको पता ही चल गया अब कि जो आभासी होगा वह सीधा होगा। और दोस्तों छोटा होगा, छोटा किससे होगा, वस्तु से। अगर यहाँ वस्तु की ऊंचाई 5 मीटर है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई उससे कम ही बनेगी, चाहे 4 बनो या 3 बनो। इस तरह से आपको ये समझ में आया होगा कि सेकंड प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण द्वारा दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं और अवतल दर्पण द्वारा 6 प्रकार के। पहला मैंने आपको बताया किस तरह से बनता है और सेकंड इस तरह से बनता है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि अगर किरण इस तरफ को जा रही है, समांतर जा रही है, तो इससे टकरा कर वापस चली जाएगी, ठीक है। और अगर वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो वक्रता केंद्र पर होकर जा रही है। अब यहाँ प्रतिबिंब हमने क्यों बनाया, क्योंकि दोस्तों प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ रेखा कटती है, समझ रहे हो। यहाँ दोनों रेखा आपस में कट रही हैं तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। और फिर मैंने आपसे ये कहा था कि अगर इधर हम काल्पनिक वो कर रहे हैं, यहाँ रियलिटी में इमेज नहीं है, ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से माना, तो ये इसलिए माना। आभासी का मतलब ही दोस्तों काल्पनिक होता, ये प्रतिबिंब काल्पनिक है। और काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ये बात आपको याद रखनी है। और ये सीधा बन रहा देख लो, और छोटा बन रहा, वस्तु तो छोटा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे इसमें, अब हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल प्रतिबिंब द्वारा इनका मतलब यूज, कि इनका यूज कहाँ होता है।
एग्जाम में अक्सर 1-2 क्वेश्चन इन पे आ जाता है 1 नंबर में कि अवतल दर्पण का यूज बताओ और उत्तल दर्पण का भी यूज बताओ। तो आइए देखते हैं। जैसा कि ये हम मिरर पढ़ रहे थे, मिरर, ठीक है। इसमें क्या था, मिरर 2 प्रकार के मैंने आपको बताए थे। पहला क्या था, कनकेव यानी अवतल, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा इसे मैं आपको। और ये क्या था, कन्वेक्स यानी उत्तल, ठीक है, ये पढ़ रहे थे हम। ये 2 तरह के होते हैं, एक तो कनकेव और एक कन्वेक्स। तो आइए देखते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने पहले देखो, इसे कहते हैं अभिसारी। अभिसारी, अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जिंग, इंग्लिश में कहते हैं इसे कन्वर्जिंग। और इसे कहते हैं कन्वेक्स को अपसारी, इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जिंग। अब हमें समझना दोस्तों यहाँ ये है कि इसे अभिसारी और इसे अपसारी क्यों कहते हैं। तो आइए देखते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण था, हमने राइट तरफ पेंट किया और ये अंदर का सिरा धंस गया। अगर धंस जाए तो अवतल तैयार होता हमारा दर्पण। इसमें क्या था, ये P है और ये F है। अगर प्रकाश की किरण इस तरफ से आएगी तो दोस्तों मैंने ये बताया था फोकस से होकर चली जाएगी। अनंत रेखा आ रही है, फोकस से होकर जा रही हैं इस तरह, सही है, इस तरफ जा रही हैं, फोकस से होकर ऐसे चली जाएगी इस तरह से। तो ये सारी किरणों को कहाँ भेज रहा दोस्तों, किरण इस पर आपतित हो रही हैं और सारी फोकस से होकर जा रही हैं। देखो जितनी भी समांतर होकर जा रही हैं और फोकस से होकर वापस लौट रही हैं। तो ये सारी किरण यहाँ कर रहा है, यहाँ एक जगह को भेज रहा। और ये क्या कर रहा, देखो ये उत्तल दर्पण है क्योंकि इसका एक सिरा उठा हुआ है जिधर पेंट ना हो रहा, ये P हो गया। अगर ये किरण आ रही है तो इस तरफ को फैला देगा, इसका कोई कुछ नहीं कह सकते हम ये किरण किस तरफ को फैलाएगा। इस तरफ से ये आ रही है, इधर कर देगा, ये आ रही है, इधर कर देगा, ठीक है। तो आप समझ रहे होगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये इस तरफ से। तो दोस्तों यूँ तो किरणों को इकट्ठा कर रहा, यानी अगर हम इस पर प्रकाश डालेंगे तो यूँ उस प्रकाश को एक जगह एकत्रित कर रहा। और ये क्या कर रहा, अगर हम प्रकाश डालेंगे ये उस प्रकाश को फैला रहा है। तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि दोनों में समझदार दर्पण कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों में समझदार दर्पण कौन सा है। तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए अवतल। क्यों, क्योंकि यूँ तो प्रकाश को फैला रहा है और ये एक जगह एकत्रित कर रहा है। तो ये हुआ समझदार और ये कम समझदार। तो अब हम इनका यूज पढ़ेंगे इसी उस पर। आपको रट्टा नहीं लगाना, जब आपके समझ में आ जाएगा ना तो आप बिल्कुल क्लियरली बताओगे कि इसका यूज कहाँ होता है और इसका यूज कहाँ होता है। और आपने बचपन में ऐसे एग्ज़ाम करे, मतलब इनका यूज करा भी होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इसमें कौन सा दर्पण है, वो आज आपको पता चल जाएगा। आइए देखते हैं। देखो इसका पहला यूज क्या होता है, सोलर कुकर में। सोलर कुकर में वो कैसे, दोस्तों आप खाना बनाते हो, खाने के लिए जब भी प्रकाश एक जगह, जब प्रकाश एक जगह एकत्रित करता है एक जगह फोकस पर इस तरह, तो यहाँ लाइट ऊर्जा मिलेगी इसे, समझ रहे हो। तो ये खाना तैयार कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि दोस्तों ये सारी प्रकाश की किरण एक जगह एकत्रित कर रहा, तो ये खाना बनाने के लिए ऊर्जा देगा। इसलिए इसका यूज होता है सोलर कुकर में खाना बनाने के लिए। और सेकंड में क्या होता है, प्रेज्वलक में। प्रेज्वलक में कैसे, आप एक दर्पण लेना, अवतल दर्पण, और उस पर प्रकाश डालना और एक कागज़ रखना यहाँ, यहाँ कागज़ रखना, ठीक है। जैसा आप यहाँ कागज़ रखोगे ना तो जो भी प्रकाश आएगा वो इससे होकर जाएगा, इधर से जाएगा तो इससे होकर जाएगा। तो दोस्तों ये कागज़ जलने लग जाएगा। क्यों जलने लग जाएगा, क्योंकि सारा प्रकाश इस बिंदु पर पड़ेगा, समझ रहे हो। इस बिंदु पर जो पड़ेगा, इस वजह से ही ये सोलर कुकर में भी काम आता है इसका, और जी खाना बनाने में भी। और इसमें जैसे कि कागज़ जलाते हैं, आप बचपन में करते होंगे कि एक कागज़ ले लिया दर्पण के सामने और उस पर थोड़ी देर को लगा के रखते हैं तो कागज़ जलने लगता है,
तो उसकी वजह से यही है दोस्तों, उसकी वजह क्योंकि वो अवतल दर्पण है। लेकिन उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण इन किरणों को फैलाता है, ना कि एक जगह एकत्रित करता। और तीसरा इसका क्या होगा, टॉर्च में आपने लाइट में टॉर्च देखी होगी, वो मैं आपको दिखाता भी हूँ। जैसा कि ये टॉर्च है हमारी, ये तो दोस्तों ये जो प्रकाश है ये एक जगह एकत्रित होता है तभी हमें दिखाई देती है, तभी हमें ये दिखाई देता है, हमें रोशनी आगे कि कोई वस्तु है नहीं। हम इसका अंधेरे में अधिकतर यूज करते हैं। इसका रीज़न क्या है, ये प्रकाश इससे निकल रहा। दोस्तों देखो ये जो है लग रहा ना, ये अवतल दर्पण नहीं है, समझ रहे हो, ये फाइबर है। अवतल दर्पण, ये फाइबर क्यों लगाई जाती है, क्योंकि कीड़े मकोड़े इसके अंदर न जाए। इस वास्तव में इसे हटाएं, जो ये गोल टाइप की लग रही है वो है अवतल दर्पण। प्रकाश आ रहा जाके एक जगह एकत्रित हो रहा, और जिस वस्तु पर हम मारते हैं हमें वो वस्तु दिखाई देती हैं। तो इसके अंदर जो यूज है वो अवतल दर्पण है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। टॉर्च के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब देखो दोस्तों, बात आती है अवतल दर्पण का यूज, उत्तल दर्पण का यूज। इसे कहाँ यूज करते हैं, पहला यूज होता है इसका स्ट्रीट लाइट में। अब बात आती है स्ट्रीट लाइट क्या होती है। आप अंधेरे में रोड पे गए होंगे, रोड पे आपको लाइट लगी रहती हैं, ठीक है, वो किस तरह की, इस तरह की देखो लाइट लगी रहती है। यहाँ मान के चलो ये पोल है और यहाँ ये है, इस पर लाइट लगी रहती है, इस तरफ से ये अवतल दर्पण है, यहाँ ये बल्ब लगा हुआ। और ये फिर इस पर फाइबर की शीट लगाई जाती है। वो किस लिए दोस्तों, ताकि इसके अंदर कीड़े मकोड़े मच्छर उच्छर ना जाएं। ये क्या करता है, यहाँ से प्रकाश निकलता है ये, तो प्रकाश को इस तरह ऐसा फैला देता है ये। तो अधिकतर रोडों पे जो लाइट होती है उन्हें इंग्लिश में स्ट्रीट लाइट कहते हैं, उत्तल दर्पण का यूज होता है। अब आपसे प्रश्न किया जाए कि रोड पे जो लाइट लगी रहती हैं वो किस दर्पण की होती हैं, या उनमें कौन सा दर्पण होता है, तो दोस्तों उनमें दर्पण होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का काम ये है कि वो प्रकाश को एकत्रित नहीं करता, वो फैला देता है, जिससे हमें रोड पे इस तरह की लाइट दिखाई देती हैं। और इनका टॉर्च में यूज होता है। और कहाँ यूज होता है इनका, है उसमें सामने लाइट में, जैसे कार होगी बाइक होगी उनके सामने लाइट ना रहती है, उनका भी इसमें यूज होता है। अब एक हो गया हमने अभी सारी के पार्ट पढ़े। अब बात आती है इनकी इमेज की दोस्तों। बस आपको दो चीज़ याद रखनी है, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसके दो गुण होते हैं। एक क्या, एक तो वो कि किरणों को फैला रहा है या सिकोड़ रहा है, और दूसरा होता है उसकी इमेज छोटी है बड़ी है। ठीक है, तो इमेज के माध्यम से हम देखना चाहें अगर, ये क्या करता है, ये छोटी वस्तु को बड़ा करता है, छोटी वस्तु को बड़ा करता है। और ये क्या करता है, दूसरा पार्ट इसका है इमेज, ये क्या करता है, ये बड़ी वस्तु को छोटी करता है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। अब देखो कैसे, तो अगर ये छोटी वस्तु को बड़ा करता है तो इसका यूज कहाँ करते हैं। नंबर एक इसका पार्ट है, डॉक्टर करते हैं अधिकतर इसका यूज, नाक कान आँख का निरीक्षण करने के लिए जो डॉक्टर यूज करते हैं वो अवतल दर्पण का करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, एक छोटी सी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। तो अधिकतर कान में छोटे कुछ भी घुस कीड़ा उड़ा होता है, उसे देखने के लिए, कुछ भी बीमारी नज़र देखने के लिए वो इसका यूज करते हैं। क्या होता है इसमें, जो छोटी सी चीज़ होती है वो उसके अंदर उसे बड़ा करके दिखाई देता है, जिससे डॉक्टर यूज करते हैं। और दूसरा यूज क्या होता है, दाढ़ी बनाने के लिए शीशे का यूज होता है, दाढ़ी बनाने के लिए, नाई अधिकतर दाढ़ी बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो दूसरा उपयोग क्या होगा इसका, दाढ़ी बनाने के लिए नाई अधिकतर इसका यूज करते हैं। तो ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब सामने दर्पण लगा होता है, बाल कटवाने गए होंगे, तो वहाँ जो ना जो छोटी वस्तु होगी वो हमको बड़ा दिखाई देती है, वो किस वजह से, अवतल दर्पण की वजह से। तो अवतल दर्पण का यूज ये हो गया। अब इसका यूज क्या होगा, उत्तल दर्पण का, इमेज में बड़ी वस्तु को छोटी दिखाई देता है। साइड मिरर अधिकतर आपने कार में देखा होगा या ट्रकों में जो लगा होता है साइड मिरर, वो साइड मिरर ही क्या करता है, जो बड़ी वस्तुओं से छोटी दिखाई देता है। मान के चलो आप गाड़ी चला रहे हैं, साइड मिरर है, उसमें आप देखते हो ट्रक आ रहा, ट्रक आपको दिखता है, वो छोटा सा ट्रक दिखता है, उसमें कौन सा दर्पण होता है दोस्तों, उसमें होता है उत्तल दर्पण। वो क्या है, वो अधिक, अगर रेल भी होगी ना, वो रेल को भी एक छोटे से ट्रक की जगह दिखाएगा उत्तल दर्पण। लेकिन अगर यहाँ
अगर तुम अवतल दर्पण में रेल को, ट्रक को देखोगे तो आपको रेल नज़र आएगी, समझ रहे हो, लेकिन उत्तल दर्पण में उल्टा होता है, रेल भी ट्रक की तरह नज़र आएगी, इसीलिए साइड मिरर में उसका यूज होता है। अगर साइड मिरर में आप ही बताओ, कार के साइड मिरर में उत्तल दर्पण न यूज करके हम अवतल दर्पण यूज करें तो क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ लिख रहा बड़ी को छोटी दिखाता है, समझ रहे, तो रेल को क्या दिखाएगा? बहुत छोटी दिखाएगा, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना दिख होती है। इसलिए साइड मिरर में अवतल दर्पण का यूज नहीं होता, क्योंकि छोटी को बड़ी दिखाता है ये। तो इस तरह से आपके यूज समझ में आए होंगे। आपको करना क्या है, इसमें बस 2 गुण याद रखने हैं कि एक तो अभिसारी का मतलब है किरणों को फैला रहा है या सिकोड़ रहा है। अगर फैला रहा है तो उत्तल और सिकोड़ रहा है तो अवतल। अब सिकोड़ने का और फैलाने का रीज़न आपको पता भी है कि अगर प्रकाश को सिकोड़ रहा है, ये एक जगह एकत्रित कर रहा, सोलर कुकर में यूज करेंगे, टॉर्च में यूज करेंगे। तो अगर ये आपको ये पता है, ये नियम, ये मतलब यूज भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रीट लाइट का क्या मतलब है? प्रकाश को जब फैला रहा, आप रोड पे देखते हो, आपको प्रकाश फैला हुआ नज़र आता है, तो वहाँ कहाँ यूज होता है? ये उत्तल दर्पण यूज होता है। तो दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी और इसके यूज भी समझ में आए होंगे। अब इसके दोस्तों 2 एक फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को देखते हैं, क्योंकि उन पर न्यूमेरिकल अधिकतर आ जाते हैं। तो आइए न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले और देखते हैं। दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। एग्जाम में कम से कम 5 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा आपको इस दर्पण सूत्र पे। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है दोस्तों ये, इसे याद रख लेना। कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा एग्जाम में। तो दोस्तों यहाँ f क्या है? फोकस दूरी, ठीक है, f तो है फोकस दूरी, और v क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी। तो दोस्तों इसमें क्या होगा? इसमें देखो 3 चीज़ें, f है, v है, u है। आपको दोस्तों 2 चीज़ दी रहेंगी, या तो f दिया रहेगा, v आपसे u निकलवाएगा, और v और u दिया रहेगा, आपसे f निकलवाएगा। तो इस तरह से आपको यूज करना है। ये मैंने आपको बता दिया कि f क्या है? फोकस दूरी, और v है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। u v का मतलब समझो दोस्तों आप, जैसे कि मान के चलो ये अवतल दर्पण है, ठीक है, u f है, तो प्रतिबिंब मान के चलो हमारे यहाँ बनना है यहाँ, तो दर्पण से यहाँ तक की दूरी ये जो होगी दोस्तों ये v होगी ये। और मान के चलो वस्तु हमारी यहाँ रखी है, यहाँ कोई वस्तु है, और ये जो होगी ये u होगी। मेरा समझाने का मतलब ये है कि दर्पण तो देखो ये है, ये अवतल दर्पण है, तो दर्पण से लेके वस्तु के बीच की दूरी तो u है, दर्पण से वस्तु की दूरी जहाँ रखी है। और v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। यहाँ प्रतिबिंब हमारे यहाँ बनना, तो इसके और इसके बीच में है प्रतिबिंब की दूरी। अब दोस्तों मान के चलो u की वैल्यू, हाँ एक बात और याद रखना, u की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ही निगेटिव होगी, ये बात याद रखना। अब निगेटिव क्यों होगी? क्योंकि दोस्तों वस्तु हमेशा लेफ़्ट साइड रखी जाती है, और जो कुछ भी चीज़ हो लेफ़्ट तरफ होती है वो सारी निगेटिव होती है, ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका। इसलिए वस्तु हमेशा पेंट इधर किया जाएगा राइट तरफ, और वस्तु लेफ़्ट तरफ रखी जाएगी, और लेफ़्ट तरफ की वजह से ही वस्तु ये जो रखी जाएगी वो हमेशा निगेटिव होगी। अगर किसी वजह से आपने पॉजिटिव कर दिया यू, तो आपका आंसर गलत आएगा। तो आप एक बात ये रट लेना, या हमेशा के लिए, ये मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया भी है कि यू आपको हमेशा ही निगेटिव लेना है, ठीक है, पॉजिटिव नहीं लेना। तो समझ में आया क्यों लेना पॉजिटिव। अब मान के चलो यू की वैल्यू या वी की वैल्यू इसी सवाल में अवतल दर्पण में प्लस की आ गई, ठीक है, वी की वैल्यू अगर प्लस की आई निकल गया, तो दोस्तों ये बता प्लस का मतलब क्या है इस तरफ को, तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा, आपसे प्रश्न में ये भी करेगा कि बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो राइट साइड बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि दोस्तों हमारी वैल्यू वी निकल गई प्लस की। अगर वी की वैल्यू किसी वजह से माइनस की आ जाती है, तो प्रतिबिंब का मतलब क्या? प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा, और जब इस तरफ बनेगा तो उल्टा बनता है,
और वास्तविक होता है, और दर्पण के पीछे जो बनता है वो आभासी होता है, सीधा होता है। तो इनकी वैल्यू पर ही आप प्रतिबिंब बता सकते हो कि प्रतिबिंब किस तरह का बनेगा। तो ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर प्लस का बनना तो इस तरफ बनेगा, जो प्लस की वैल्यू आई, और अगर किसी वजह से माइनस की वैल्यू आई, वी निकल गया, तो क्या का बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो आपसे इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है। और वी यू की वैल्यू हमेशा ही माइनस होगी, चाहे प्रश्न में माइनस दी हो या न दी हो। ये आपको खुद मानना है दोस्तों कि यू की वैल्यू माइनस रखनी है हमेशा, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। एक फॉर्मूला दोस्तों और है इसमें, इसे और देखते हैं, आवर्धन, मैग्निफिकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आवर्धन। इंग्लिश में कहते हैं इसे मैग्निफिकेशन, ठीक है। इसका सूत्र क्या है, देखो, दर्प आई अपॉन ओ। आई क्या है, वस्तु के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आई का है वस्तु के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये है। और ओ क्या है, वस्तु की ऊंचाई। ये वस्तु कितनी ऊंची है, ओ तो ये है, और आई है वस्तु के द्वारा प्रतिबिंब की ऊंचाई है। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो आई क्या है आपको पता चल गया होगा। और इसे मैग्निफिकेशन कहते हैं, तो इसे एम से दिखाते हैं। तो एम का सूत्र क्या निकल गया दोस्तों, एम का सूत्र ये है। जहाँ आई आपको पता चल गया कि वस्तु के द्वारा प्रतिबिंब की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई है ओ, ये है वस्तु की ऊंचाई। वो किस तरह से है देखो दोस्तों, मैं और अच्छे तरीके से बताना चाहता हूँ। जैसे कि पी है, और मान के चलो प्रतिबिंब आपका इधर बन रहा, ठीक है, इधर, और वस्तु आपकी ये है। तो अगर वस्तु की ऊंचाई 10 मीटर है मान के चलो, तो यहाँ ओ है वस्तु की ऊंचाई, तो ये होगी 10 मीटर, इस तरह से। और अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई 5 मीटर है, तो यहाँ लिखेंगे हम 5 मीटर, ये हो जाएगी 5 मीटर। तो इस तरह से आपको ये लिखने हैं, ठीक है। आई जो है वस्तु के, आई मतलब इमेज, जो इमेज बननी है उसकी ऊंचाई कितनी है, उसे आई से दिखाते हैं। और ओ जो है कि वस्तु जो रखी है हमने उसकी ऊंचाई कितनी है, वो उससे दिखाते हैं। अब देखते हैं इसे और उससे भी दिखाते हैं। देखो दोस्तों, m बराबर हमने अभी सिद्ध करा है, ये मैंने आपको बताया है। सिद्ध करने की तो दोस्तों आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक आधा इस पर न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, वो आपसे सिद्ध नहीं करवाएगा। आई अपॉन ओ है, इसे हम दोस्तों, इसका फॉर्मूला एक यू भी होता है, वी अपॉन यू, ठीक है। वी क्या है, यू क्या है, मैं आपको अच्छे तरीके से बता चुका। इसका एम का मतलब ये भी होता है, ये भी होता है। अब वी कहाँ यूज होगा, वी दोस्तों वहाँ यूज होगा जैसा कि प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कितनी है, वो जो मैंने आपको इसमें बताया। यहाँ देखो, वी क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी। अगर आपको प्रश्न में दिया है कि वस्तु, दर्पण से वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी ऊंचाई इतनी है और वस्तु की ऊंचाई इतनी है, तो दोस्तों तब तो फॉर्मूला लगेगा ये, ठीक से समझना। और अगर आपको प्रश्न में दिया है कि दर्पण से वस्तु की दूरी इतनी है और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी उसमें इतनी है, तो फिर आपको दोस्तों वी और यू दिया है प्रश्न में, तब सूत्र लगेगा आपका ये। तो ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और फॉर्मूला मैंने आपको ये भी बताया था कि आर की वैल्यू जो होगी वो 2f होगी, ठीक है। तो एफ बराबर क्या होगा फिर, एफ बराबर होगा आर अपॉन 2, ठीक है। एफ की वैल्यू त्रिज्या की आधी होगी। अगर त्रिज्या हमारी 20 मीटर है तो एफ की वैल्यू होगी 10 मीटर। और आर बराबर 2f, आर की वैल्यू जो होगी एफ की 2 गुना होगी। अगर एफ की वैल्यू 10 है तो त्रिज्या की वैल्यू होगी, या वक्रता त्रिज्या की वैल्यू होगी 20 मीटर। तो आपको ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे। तो दोस्तों इन पे आप न्यूमेरिकल करना, और एक दो मैं भी करवा दूंगा, ठीक है। अवतल दर्पण का भी एक न्यूमेरिकल मैं वो आपको बताता हूँ, और उत्तल दर्पण का भी, कि किस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है कि वो किस तरह से यूज होगा। अवतल दर्पण का एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ मैं आपको। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब क्या है दोस्तों, ये वस्तु है एक बिंब, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कितनी दी है 15 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण, यहाँ बात हो रही है अवतल दर्पण की, तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ अवतल दर्पण है। क्वेश्चन में आपको एग्जैक्ट दिया रहेगा कि उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है,
ठीक है, कोई बिंब रखा गया है 25 सेंटीमीटर दूरी पर, तो दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, कि उसका प्रतिबिंब क्लियर दिखाई दे। और प्रतिबिंब की प्रकृति व साइज ज्ञात करना आपको कि वो वास्तविक है या उल्टा है, किस तरह का है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों आपको दिया क्या है, बिंब दिया है आपको। बिंब का ऐसे दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट ओ बराबर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, ये आपको पहले लिख लेना है। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं कि सॉल्यूशन किस तरह का होगा। और 15 सेंटीमीटर जो है फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर होगी फोकस दूरी। ठीक है, और फिर क्या दिया है 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा वस्तु की दूरी बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोस्तों हमें चिन्ह देखना है कि चिन्ह प्लस के होंगे माइनस के। मैंने आपको ये बताया वस्तु हमेशा माइनस की होगी, तो 25 सेंटीमीटर तो माइनस का हो गया, चाहे माइनस दिया हो ना दिया हो, आपको दोस्तों वस्तु हमेशा माइनस ही लेनी है। अब अवतल दर्पण की बात हो रही है। अवतल दर्पण इस तरह का होता है और फोकस दूरी इधर होती है, ये गोला इधर को बनेगा लेफ्ट साइड, तो ये सारी चीज़ इसकी नेगेटिव होंगी। तो फोकस दूरी जो होगी दोस्तों वो नेगेटिव होगी। नेगेटिव क्यों है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि नेगेटिव है इस वजह से नेगेटिव होगी, क्योंकि ये लेफ़्ट तरफ बन रहा है। ठीक है, और जो लेफ्ट तरफ बनता है वो सारी चीज़ हमारी नेगेटिव होती हैं। तो ये आपको समझ में आई होगी अवतल दर्पण की वजह से। और किसी वजह से ये उत्तल दर्पण होता तो दोस्तों फोकस दूरी पॉजिटिव होती, क्योंकि गोला हमारा राइट साइड को बनता है। अब हमारा सूत्र क्या था, दर्पण सूत्र, ये आपको याद करना पड़ेगा। 1/f बराबर 1/v और प्लस के 1/u। अब दोस्तों यहाँ वैल्यू दी है, f की भी दी है, u की दी है, हमें वैल्यू निकालनी है v की। एक तो हमें वैल्यू निकालनी है v की और हमें i निकालना है कि साइज कैसा है उसका आएगी। हमें ये दो वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, जब हमें v का मान इसका मान निकालना है तो हम इसे यहीं रखेंगे, इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हम इसे कर देंगे ऐसा 1/f, ये दूसरी तरफ होगा आ जाएगा माइनस का ये। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, मैं इस तरफ बताता हूँ। 1/v की तो दोस्तों हमें वैल्यू निकालनी है बराबर ये v है। ठीक है, और f की वैल्यू क्या है आप मुझे बताओ। f की वैल्यू है माइनस के 15 सेंटीमीटर और माइनस का यहाँ चिन्ह है ही। और u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है माइनस के 25 सेंटीमीटर, तो u की वैल्यू रख देंगे माइनस के 25 सेंटीमीटर। अब इसे हम सोल्व करते हैं 1/-15 और माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा 1/25। अब 15 और 25 का हम एलसीएम लेंगे। 15-25 का एलसीएम क्या होता है 75 होता है, तो इसका 75 आ जाएगा। 75 एलसीएम आ गया हमारा। ठीक है, ये 75 एलसीएम आ गया। अब क्या होगा देखो, 75 को 15 से भाग देंगे, 15×5 75, ये माइनस तो यहाँ हो जाएगा 5 और प्लस और 25×3 75, तो यहाँ 3 हो जाएगा। 1/v बराबर ये हो जाएगा। अब जब 5 में से आप 3 घटाओगे तो 2 आएगा, माइनस के 2/75। ये 75 आ गया, इस तरह से आ गया। अब हमें 1/v की वैल्यू नहीं चाहिए दोस्तों, v की वैल्यू चाहिए, तो हम इसका उल्टा कर देंगे। तो जिस तरह से ये v हो गया तो ये उल्टा हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 75/2 माइनस के। अब v की वैल्यू जो आएगी हमारे यहाँ निकल के ये आ जाएगी माइनस के 37.5, ये पॉइंट है। जब आप 75 को 2 से भाग दोगे तो 37.5 आएगा, तो हमारी ये v की वैल्यू आ गई। अब हमने v की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इस तरह से v की वैल्यू निकाल ली, आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब दोस्तों आपने एक सूत्र पढ़ा होगा m बराबर I/O, ये मैंने अभी आपको बताया था। ये है आवर्धन का सूत्र, ये आवर्धन सूत्र है। ठीक है, इससे क्या होता है दोस्तों, हम इससे ये पता चलता है कि उसका साइज़ कैसा है। I बराबर यहाँ साइज़ है, तो अब हमारे पास हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो I की वैल्यू क्या है बताओ, I की तो हमें वैल्यू निकालनी है, ये मैंने यहाँ लिखा है I की वैल्यू हमें निकालनी है बटे में O की वैल्यू हमें दिया, देखो बिंब 4 सेंटीमीटर, O की वैल्यू हम रख देंगे 4 सेंटीमीटर बराबर। अब मैंने आपसे ये भी कहा था, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर करके माइनस के v/u। तो बराबर v की वैल्यू क्या है, देखो दोस्तों ये क्लियर सूत्र क्या था, बराबर माइनस के v/u, ये सारा आवर्धन का सूत्र था। तो हम इतना यूज करके हमें I की वैल्यू निकालनी है। अब v की वैल्यू क्या आई निकल के माइनस के 37.5 निकल के आई, और v की
यू क्या है, यहाँ है यू, और यू की वैल्यू कितनी थी वस्तु की दूरी, माइनस के 25 सेंटीमीटर। तो ये होगी माइनस के 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और सूत्र में क्या है, यहाँ क्लियर माइनस, देखो सूत्र में माइनस है, ये माइनस की तो हमारी वैल्यू आई थी, तो सूत्र में भी यहाँ माइनस है। अब आई बराबर हो जाएगा, इस एक माइनस कट गया, ये हो जाएगा 37.5 बटे 25 गुणा 4। ये जो 4 बटे में था, ये इसकी गुणा में पहुंच गया। अब क्या होगा, पॉइंट हटेगा, नीचे एक 10 आ जाएगा, एक जीरो लग जाती है। और जब आप इसे 25 से काटोगे तो ये जाएगा 25 एकम 25, और यहाँ बचा 12, ये हो गया 125, तो यहाँ हो जाएगा 15। तो इस तरह से हो जाएगा 15 गुणा 4 बटे 10 बराबर 15 चौका 60 बटे 10, और ये माइनस में चल रहा है क्योंकि हमारा माइनस है, इस जीरो से ही ख़त्म। तो दोस्तों यहाँ -6 आ गया, आई की वैल्यू जो आई -6 आई, ठीक है। तो आई निकल के क्या है, -6। तो आई का मतलब क्या है, u -6 है, मतलब दर्पण से लेफ्ट तरफ प्रतिबिंब बनेगा। माइनस का मतलब क्या है, यहाँ अगर प्लस का होता तो दर्पण से दूसरी तरफ बनता, प्लस की तरफ, राइट की तरफ। अब यू माइनस का निशान है, और इसका साइज जो होगा 6 सेंटीमीटर होगा। मैं बताना चाहता हूँ किस तरह से प्रतिबिंब बनेगा। देखो दोस्तों, जैसा कि ये हमारा कोई दर्पण है, ये दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, माइनस का मतलब तो यू है क्योंकि ये इधर बनेगा, और अगर प्लस होता तो राइट तरफ बनता, ये माइनस इस तरफ बना। यू 6 सेंटीमीटर का मतलब है, ये जो प्रतिबिंब बनेगा 6 सेंटीमीटर उसका होगा, इसकी जो हाइट होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और जब इधर बन रहा है तो ये वास्तविक होगा, ये भी ये वास्तविक होगा, और उल्टा होगा। उल्टा क्यों होगा, क्योंकि वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है, और इस तरफ बनेगा। तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। ये इसमें दोनों फॉर्मूले मैंने आपके लगा के बताए हैं। अब एग्जाम में मान के चलो यही नहीं आएगा, लेकिन आपको संख्या बदली दी रहेगी, और उत्तल दर्पण का भी इस तरह से होएगा। तो आप इन्हें आसानी तरीके से कर सकते हो, इन पे प्रैक्टिस करना, तभी आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों कि अपवर्तन क्या होता है। अब तक हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि अब तक अपवर्तन क्या होता है। तो बने रहिए आप जब तक हमारी चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।